इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका प्रोडक्शन और नेचर। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं और रिलेट करते हैं इन्हें अपनी प्रीवियस नॉलेज से। तो इससे पहले आप फैराडे का लॉ का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या सेटअप कर देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करती है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? फैराडे लॉ ने। लेकिन साथ ही मैक्सवेल्स ने फिर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, तो ऐसा भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाए। और इसी कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्कस कर रहे थे। यानी हमने कैपेसिटर लिया था और कैपेसिटर को चार्ज कराया था। जब चार्जिंग हुई तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वेरी हुई, और ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डेवलप कर रही थी? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही थी। तो कंक्लूजन ये निकला कि दोनों ही फील्ड्स जो हैं वो एक चेंज होने की वजह से, यानी कि चेंज इन वन आइदर ऑफ द फील्ड, चेंज इन आइदर ऑफ द फील्ड विल प्रोड्यूस द अदर फील्ड. If electric field will change, magnetic field will be produced, and if magnetic field will change, then electric field will be produced. या हम ये भी कह सकते हैं that the change in one will act as a source of for the another one. तो एक के अंदर अगर वेरिएशन आया तो वो एज ए सोर्स दूसरे के लिए काम करेगा और फिर दूसरे में वेरिएशन आ जाएगा। अब क्योंकि सेकंड में वेरिएशन आ गया है तो फिर वो फर्स्ट वाले के लिए सोर्स का काम करेगा और फिर फर्स्ट में फिर वेरिएशन आ जाएगा, एंड दिस चेन विल कंटिन्यू। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और इसी से जो प्रोड्यूस होके हमें मिली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्हें बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी अब तक तो हम ये कहते आ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड अलग चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, और अलग अलग हमने उनको पढ़ा भी। लेकिन एक्चुअली एक के वेरिएशन में और दूसरे के वेरिएशन में अगर हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं और उन दोनों के वेरिएशन से कोई फील्ड क्रिएट हो रही है या वेव क्रिएट हो रही है, उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये कैसे नेचर की होती है? ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। एंड यहाँ पर इसको ये भी हमें समझना चाहिए कि ये ट्रांसवर्स इन नेचर है, यानी कि इसके अंदर एक कंटिन्यूसली वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन किसके साथ आ रहा है? टाइम के साथ भी आ रहा है और डिस्टेंस के साथ भी आ रहा है। जैसे इससे पहले अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की बात की हो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपली हम इक्वेशन लिखते थे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो a एज एन एम्पलीट्यूड होता था। इसी तरीके से हमने इक्वेशन लिखी थी साइनोसॉइडल इक्वेशन AC के लिए, करंट के लिए, EMF के लिए, लेकिन उन सब में सिर्फ वेरिएशन टाइम के साथ आ रहा था। मगर यहाँ हम कह रहे हैं कि फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हुई या मैग्नेटिक फील्ड हुई, उन दोनों ही में टाइम एज वेल एज स्पेस यानी डिस्टेंस दोनों के साथ वेरिएशन आएगा, और इससे जो प्रोड्यूस होके हमें मिलेगी वो कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, उन्हें प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एंड दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है कि जो प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्ट फील्ड में वेरिएशन आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ एक फिगर दिखाया है, तो इस फिगर के मुताबिक आपकी y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और z एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन प्रोपगेशन हो रहा है अलोंग द x एक्सिस। तो अगर आपकी ये वेव ट्रेवल करके जा रही है अबाउट x एक्सिस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है अबाउट y और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है z, यानी ये तीनों कंपोनेंट E, B एंड x, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों अपने आप E भी x के परपेंडिकुलर है, B भी x के परपेंडिकुलर है। तो स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं दैट E एंड B विच कंस्टिट्यूट दीज वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है, एंड टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। साथ ही हम यहाँ एक रिलेशन दे सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम कह सकते हैं 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। पहले इसका डेरिवेशन भी बुक्स में दिया होता था और काफ़ी टाइम तक ये सिलेबस का पार्ट भी रहा, लेकिन अब ये नहीं है। तो अब आप इसको सिर्फ डायरेक्टली रिलेशनशिप याद रख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कहीं कहीं हम इसे डेरिवेशन में यूज़ करते हैं। ये तो तब था जब आपके पास मीडियम कैसा हो, वैक्यूम हो या फिर फ्री स्पेस हो, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास कोई और मीडियम है, देन यू कैन राइट दैट द वेलोसिटी विल बी इन दैट केस √μ, यानी परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
ये परमेबिलिटी म्यू एंड परमिटिविटी एप्साइलन, लेकिन पर्टिकुलर मीडियम के लिए होगी जो भी आपको गिवन होगा। अगेन हम यहाँ कह सकते हैं अगर ई और बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस फ्री इन स्पेस में ट्रेवल कर रही हैं तो उनका एम्पलीट्यूड हम बोल सकते हैं ई नॉट एंड बी नॉट। तो ई नॉट और बी नॉट उनका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और अगर हम इन दोनों का रेशियो लें ई नॉट बाय बी नॉट तो वो आपको देगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये भी दूसरा रिलेशनशिप है। अब इसी रिलेशनशिप को मैं अगली डेरिवेशन में यूज़ करने वाली हूँ, तो पहले मैं डेरिवेशन या इसका पार्ट बता दूँ। ये कहता है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन ईएम वेव आर इक्वल। तो हमें ये प्रूव करना है कि एनर्जी डेंसिटीज़ जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। हालांकि ये चीज़ हम पहले एक मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ करंट्स का हमने शायद चैप्टर में ये डेरिवेशन हमने किया है, वहाँ पे भी एनसीईआरटी में इसका एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है, और उसमें हमने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होती है, या इलेक्ट्रिक से हम निकाल के मैग्नेटिक फील्ड लाए थे। फिर भी यहाँ देख लेते हैं, हमें एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करते हैं हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सेम ऐसे ही मैग्नेटिक डेंसिटी को डिफाइन करते हैं हम हाफ ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट बोल देते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी चाहिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये और ये वाला इक्वेशन, ये दोनों ही स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड है। ये दोनों ही फील्ड, यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे कि वो टाइम के साथ वेरी कर रही हैं। यहाँ हम किस फील्ड की बात कर रहे हैं इन दोनों फॉर्मूलाज में, कि ये दोनों में फील्ड जो हैं वो कांस्टेंट हैं। लेकिन जब आप टाइम वेरिंग फील्ड की बात करते हो तब हमें इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज हमें ERMS लेना चाहिए, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेना चाहिए। आपको पता है साइनोसॉइडल वेरिएशन कोई भी होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो इस तरीके से साइनोसॉइडल वेरिएशन दिखा। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही हूँ वेरिंग विद टाइम, और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊँ वेरिंग विद टाइम, दैट विल ऑल्सो बी इन द साइनोसॉइडल फॉर्म, वो दोनों ही साइनोसॉइडल फॉर्म में होंगे। यानी इसकी इक्वेशन इंस्टेंटेनियस में लिख सकती हूँ E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर तो दोनों सेम फेज में है तो देन इट इज़ फेज फाई लिखेंगे नहीं, कोई फाई वेरिएशन नहीं आएगा, जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक दूसरे के साथ जो फेज डिफरेंस बनाती हैं वो ज़ीरो होता है। वो भी मैं समझाऊंगी क्यों होता है। अब क्योंकि ये टाइम वेरिंग फील्ड थी, जो बात हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने RMS क्यों लिया, तो वो किस लिए लिया कि यहाँ तो आपको कांस्टेंट तो मिल नहीं रही और वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट दी फॉर द इंस्टेंटेनियस पार्ट, हम साइन ओमेगा टी एंगल को बार बार ना लेना पड़े तो हम क्या करते हैं, हम इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले लेते हैं। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही एक्चुअली जब आपको कैलकुलेट करनी होती है, या तो आप पीक में कन्वर्ट करना पड़े तो पीक में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही लेकर चलते हैं। सो मैंने यहाँ एनर्जी डेंसिटी को चेंज कर दिया और इसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में कह दिया है। लेकिन ये भी रिलेशनशिप आपको पता होगा कि ERMS जो है वो 1 E नॉट बाय अंडर द रूट 2 इस रिलेशनशिप से डिफाइन किया जाता है। तो अगर मुझे U से शुरू करते हैं, UE से, तो आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर। अब ERMS की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड E नॉट स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब इस फॉर्म में भी क्योंकि अभी रिलेशन आपको दिया, C किसके बराबर था हमारे पास, C था हमारे पास E नॉट बाई B ऑफ नॉट। तो यहाँ से आप E नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू CB नॉट, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा अगर मुझे E नॉट स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे पुट करते हैं इसको UE। अब आपके पास आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड C स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं इसे ओपन कर देती हूँ ब्रैकेट तो, एंड B नॉट स्क्वायर। बट C का रिलेशनशिप भी हमारे पास था, दूसरा रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ परमिएबिलिटी एंड फॉर फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसे अगर हम यहाँ C स्क्वायर में पुट करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है एंड यू आर लेफ्ट विद एप्सिलॉन नॉट 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट and B नॉट स्क्वायर। तो कैंसिल आउट द एप्सिलॉन नॉट पार्ट एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 1/4 B नॉट, यहीं पे B नॉट स्क्वायर कर देते हैं एंड म्यू ऑफ नॉट। तो आपके पास जो रिलेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये म्यू नॉट है एंड 1/4 की फॉर्म में आ गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, मैंने ये पहले लिख दी थी, देन आई रियलाइज चलो ठीक है करवा भी दिया। तो ये आपके पास 1/4 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मतलब B नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट आपके पास रिलेशन आ गया। और ये क्या है, ये है मैग्नेटिक
एनर्जी डेंसिटी। तो इसको हम यू बी कह रहे हैं, ये यू ई है, लेकिन हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर आपको एनर्जी निकालनी हो, एवरेज एनर्जी, तो दैट वुड बी सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। पर ये तो दोनों इक्वल हैं, तो यू कैन ऑलवेज राइट 2u e या फिर 2u b। तो दोनों की फॉर्म में आप एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना हो। ये एवरेज ही निकाली गई है। जो एनर्जी डेंसिटी दी जाती है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमने एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक की निकाली, ये हमने एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक की निकाली। लेकिन जब हम EM वेव्स की बात करते हैं तो हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं, और एवरेज मत के लिए हम क्या ले लेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिया और उसका सम टोटल करके हमने यहाँ फाइनली लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव डिपेंड्स अपॉन एवरेज एनर्जी डेंसिटी। वो एवरेज एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। अगेन कीप इट ऑन होल्ड, मैंने अभी इसी वीडियो में इसका डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो ये सिर्फ फॉर्मूला है, हाफ एप्सिलॉन नॉट C एंड E नॉट स्क्वायर। सेम ऐसे ही प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हम 1/A dP/dt डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स को हम लिख सकते हैं ना dP/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। यहाँ पर देखिए दोनों P लग रहे हैं, ये P मोमेंटम है और ये P आपका प्रेशर, तो एक को P डैश कह देते हैं। तो P डैश यानी प्रेशर इज इक्वल टू दिस वन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं साइनोसॉइडल हैं और एक ही साथ साइमल्टेनियसली दे विल गेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा टुगेदर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही टाइम पर, एक ही स्पेस में, एक ही प्लेस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा देंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा देंगी। जैसे मैंने अगर फिगर में वापस जाऊं तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने दिखाया कि इसने पीक गेन किया यहाँ पर एट द सेम पॉइंट, और एट द सेम टाइम बी भी पीक गेन कर रही है, वो यहाँ पर गेन कर रही है। दूसरे कलर से दिखाती हूँ। नाउ आई थिंक दिख रहा होगा कि यहाँ मैक्सिमा मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का और यहाँ मैक्सिमा मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि एक ही पॉइंट पे, एक ही टाइम पे, एक ही पोजीशन पे उन्होंने मैक्सिमा गेन किया, एक ही पोजीशन पे मिनिमम पे आएंगे। तो क्या करते हैं, इसी वेरिएशन को हमने कहा ना, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑकर्स साइमल्टेनियसली एंड फील्ड्स एक्वायर मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, E0 एंड B0 एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम। सेम प्लेस और सेम टाइम पे मिलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल होती हैं, यानी कि ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। तीसरा हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इस तरीके के सारे फिनोमेना जो कि लाइट से जुड़े हुए होते हैं, वो ये फील्ड्स जो हैं, वेव्स जो हैं, ये शो करती हैं। लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन फैक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली ऑप्टिकल इफेक्ट दिखाने की, वो किसकी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट में डोमिनेट कर रहा था। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो मतलब बड़ा होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड का कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसी इफेक्ट को हम, या ऑप्टिकल इफेक्ट इज रिलेटेड विद द लाइट, तो लाइट इफेक्ट भी बोल देते हैं, और इस वेक्टर को हम लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। नंबर 1 की एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा चार्ज है जिसका मोशन एक्सेलरेटेड हो, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो टाइम के साथ चेंज होंगी, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स क्या प्रोड्यूस कर देती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर देती हैं। Now second is you have already studied about it, this is LC oscillators, यानी LC सर्किट के अंदर। LC सर्किट कब बनता है, जब आप एक कैपेसिटर और इंडक्टर को पैरेलली आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यानी कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो उसके अक्रॉस क्या चीज़, फील्ड लाइंस वेरी करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेंगी। लेकिन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और सारी एनर्जी इंडक्टर के पास आएगी, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी कर रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे कॉइल के अंदर लूप बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होती जाएंगी। तो यानी इसमें दोनों काम हो रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रही है। हैंस हम कह सकते हैं कि LC ऑसिलेटर जो है या फिर LC सर्किट एक
टैंक सर्किट, जिसका इसका पर्टिकुलर नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं टैंक सर्किट। तो ऐसा कोई भी टैंक सर्किट एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर देता है। तो पढ़ भी लेते हैं यहाँ पे, चार्ज ऑसिलेट्स अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट एंड ऑसिलेटिंग चार्ज हैज़ नॉन जीरो एक्सेलरेशन, हैंस produces electromagnetic waves of frequency same as that of the oscillating charge. What does it mean? जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला वो इन्होंने थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ मैंने लिख दिया है। इसमें बोला है कि चार्ज ऑसिलेट्स अक्रॉस दी प्लेट्स। तो ऑसिलेट्स कैसे कर रहा है, पहले चार्ज एक प्लेट पे पॉजिटिव था, उस प्लेट से निकल के दूसरी प्लेट पे पॉजिटिव पोलैरिटी चली जाती है एंड देन वहाँ से वापस वो नीचे आता है। तो यानी इससे इस टर्मिनल में वो ऑसिलेट कर रहा है विद सर्टेन फ्रिक्वेंसी, यानी उसका एक टाइम लिमिट है, एक टाइम में वो ये साइकिल पूरा करेगा। जितना टाइम उसे लग रहा है उसी को हम फ्रिक्वेंसी से रिलेट करते हैं। जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा उतने ही टाइम की वो या उतनी ही फ्रिक्वेंसी की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर देगा। EM वेव तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ। तो हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल में जब आ जाएगा तो उसमें भी हम कहते हैं कि उसने अपना कुछ वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस करी है, यानी एक्सेलरेशन हुआ है। ये रिटार्डेशन कह सकते हो आपको। एक्सेलरेशन ज़रूरी नहीं पॉजिटिव ही हो, वो रिटार्डेशन भी हो सकता है कि हायर से लोअर की तरफ आया, तो उसमें भी EM वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड बाय द टारगेट पे हिट किया, जैसे हम साइक्लोट्रॉन में कर रहे थे। साइक्लोट्रॉन के अंदर हम क्या कर रहे थे, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, पहले तो हमने उसे ऑर्बिट करा के उसका एक्सेलरेशन बढ़ाते गए, कि स्पीड बढ़ाया एंड देन फाइनली हमने उसको टारगेट पे हिट करा दिया। तो जब हमने टारगेट पे हिट कराया तो यानी एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है फटाफट से इमीडिएटली वो जीरो पे आ गया, तो अगेन रिटार्डेशन हुआ, अगेन उसमें स्टॉप हुआ यानी एक्सेलरेशन हुआ। तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी। अब बात करते हैं हम कि मैथमेटिकली हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि ये टाइम के साथ भी वेरी कर रही हैं प्लस ये स्पेस के साथ भी वेरी कर रही हैं। तो अगर मुझे इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी हो तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले रिप्रेजेंट करती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड, सपोज मैं मान लेती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ वेरी करती है, जो फिगर पहले ही बनाया था कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग थी, तो दिस विल बी अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड जे कैप जो है अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ E0 साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। इफ़ यू रिमेंबर, इससे मिलता जुलता इक्वेशन हमने वेव्स चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ा है, जिसमें हम यही बोल रहे थे कि नाउ द वेरिएशन इज़ नॉट ओनली अलॉन्ग टाइम बट इट इज़ ऑल्सो विद स्पेस। तो डिस्टेंस के साथ भी वेरिएशन हो रहा है, यानी डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, टाइम में भी वेरिएशन आ रहा है और डिस्टेंस भी, पोजीशन भी ट्रेवल करके जा रही है। तो ऐसी वेव्स को हम इस तरीके से, यानी कि एंगल जो है वो हम kx एंड ओमेगा टी दोनों का वेरिएशन दिखाते हैं। साथ में जे कैप हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जे कैप की डायरेक्शन में। अब आप चाहें तो यहाँ पे k की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो मैं पुट करती हूँ यहाँ पे। साइन k को हम क्या बोलते हैं, 2π/λ। लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ होता है, एंड x एज इट इज़ रहेगा। सेम ओमेगा को लिखते हैं हम 2π/T एंड टाइम। t इज़ योर टाइम पीरियड, स्मॉल t इज़ वेरिएबल टाइम, जो अलग अलग पोजीशन पे आपको अलग अलग टाइम मिलेगा, इंटरवल जो अलग अलग हो जाएगा। तो दैट इज़, दिस इज़ वेरिएबल बट दिस इज़ द टोटल टाइम पीरियड, वो कांस्टेंट रहता है। आप यहाँ कैपिटल टी की जगह फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, फिर आप लिख सकते थे 2π/ν। अगर फ्रीक्वेंसी होती तो वो इक्वेशन भी मैं लिख देती हूँ। इनफैक्ट मैं 2π को कॉमन निकाल लेती हूँ। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल फॉर्म हम ला सकते हैं इसकी, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे x/λ और ये हो जाएगा ν/t। तो अब आपके पास इक्वेशन बन गई इस फॉर्म में। तो इसको आप बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जे कैप इसके साथ भी आएगा। लेकिन अगर मुझे अब इसी की कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना होता है तो मैं नीचे लिख रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एक्ट कर रही है, देखिए फिगर दिख रहा है, एक्स के अलॉन्ग मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है और मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग जेड, और प्रोपागेशन हो रहा है अबाउट द एक्स एक्सिस। तो अगर मुझे बी दिखानी है अलॉन्ग दी z डायरेक्शन, तो ये हो गया बी जेड हो गई, के कैप के अलॉन्ग हो गई। तो इसे दिखा सकते हैं B0
के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी, बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ आपको के नॉट चेंज होगा, इनफैक्ट आपका सिर्फ ये बी नॉट भी चेंज होगा। तो ई नॉट से हमने बी नॉट में कन्वर्ट कर दिया, बाकी एवरीथिंग इज सेम। वाई सेम? क्योंकि जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाईएस्ट पोजीशन पे जा रही है उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों के बीच में कोई फेज लैग नहीं है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी इज़ ज़ीरो। ये वाइवा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। बच्चों से पूछते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, एंड दे विल से 90 डिग्री, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल पूछ रहे हैं। नहीं, हम फेज रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। वी आर नॉट आस्किंग कि वेदर दे आर propagating perpendicular or not. They are propagating perpendicular to each other, but they are not making any phase difference. तो make it clear, phase difference तब होता है जब एक पीछे चल रही हो, लेकिन यहाँ कोई पीछे नहीं चल रहा, साइमल्टेनियसली दोनों का पीक आ रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों की जीरो आ रही है, तो कोई वेरिएशन नहीं है। इसको आगे लिख देती हूँ मैं इक्वेशन की फॉर्म में। सो बी नॉट साइन ऑफ 2 पाई, अगर आप x बाय लैम्डा माइनस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इक्वेशन हो गई, यानी इसी इक्वेशन को मैंने बस चेंज किया है। एंड देन ई नॉट की टर्म्स में लिखना चाहें, ये वाली इक्वेशन लिखना चाहें तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ बी नॉट एंड 2 ऑफ पाई दैट इज x बाय लैम्डा माइनस न्यू टी एंड k ऑफ कैप। तो ये सारी इक्वेशन इसके साथ आ सकती हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें अब हमारे पास यहाँ पर y के अलोंग या फिर b अलोंग x एक्सिस नहीं होना चाहिए, कोई कंपोनेंट हमारा अलोंग x और y डायरेक्शन में नहीं होगा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी x डायरेक्शन के अलोंग एंड z डायरेक्शन के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ओके, मैं यहाँ पर आपको एक मॉडल दिखाती हूँ छोटा सा, जो मैंने बना कर रखा था टू शो यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ताकि समझ में आए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। यहाँ देखने में हमें ये लग तो रहा है कि ई ऊपर पॉजिटिव थी, लेकिन सेकेंड हाफ में ई इस तरफ आ जाएगी, तो ये इस तरफ किस तरफ हम इसे 3D में इमेजिन नहीं कर पाते। तो मैं ये थोड़ा सा छोटा सा प्रॉप मैंने दिखाया है, तो ये मैं दिखा रही हूँ। इस वक्त मैं मानती हूँ ऐसे इस पोजीशन पे हम इसे रखते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब आपका जो ये वाला फेज़ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जब ये साइकिल चेंज करके नीचे जाएगी तो इसका अपोजिट पार्ट यहाँ होगा, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इधर थी तो इसका अपोजिट कहाँ हो गया, इस साइड हो गया, इस तरफ आ गया, बिल्कुल है एग्जैक्टली मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। सेम ऐसे ही जो येलो वाला पार्ट था वो थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब साइकिल पॉजिटिव में साइकिल गेन की पहले और फिर उसके बाद रिप्लेस होकर ये कहाँ जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। तो यहाँ पर हमें समझ में ये आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक और फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसे हो रहा है। अब समझते हैं कि प्रोपगेशन कैसे हो रहा है। प्रोपगेशन कहाँ होना चाहिए था, अलॉन्ग एक्स, तो एक्स एक्सिस तो हमारा इधर है, तो यानी वेव को ट्रेवल करके उधर जाना है, लेकिन क्या वो इसी पोजीशन में आगे 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 मूव करती जाएगी, नहीं। वो कैसे मूव करेगी, पहले साइकिल चली पॉजिटिव से चली, इलेक्ट्रिक की नेगेटिव साइड में चली गई एंड देन अगेन पॉजिटिव आना है। तो अब अगेन जब उसे पॉजिटिव आना है, इसको गेन करना है, तो देन इट विल दिस साइड विल बिकम मैक्सिमा और ये आगे की तरफ ट्रेवल हो गई। तो हर बार ये वेरिएशन इस तरीके से वेव आगे ट्रेवल कर जाएगी, मतलब पहले पोजीशन ये थी, देन इट विल गो दिस वे, देन इट विल गो दिस वे, देन इट विल गो दिस वे एंड ये प्रोपगेशन आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट गेन करता चला जाएगा। आई डोंट नो हाउ मच आई एम सक्सेसफुल बट देयर आर एनिमेटेड वीडियोज़ इन ऑन द यूट्यूब अवेलेबल। तो आप अगर प्रोपगेशन देखें और मैं भी अगर कोशिश करूँगी इन केस अगर मैं डाल पाई तो वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि एनिमेशंस में एक्चुअली प्रोपगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कैसे होता है। एनर्जी डेंसिटी की बात हमने अभी अभी की थी और हमने अभी अभी उसका डेरिवेशन भी निकाला था। तो हम कह रहे थे कि अगर आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक ले लेते हैं हम, लेकिन हमने एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक की मैग्नेटिक की हमने निकाली थी इन टर्म्स ऑफ RMS। तो अगर आप RMS लिखते हैं तो हाफ लिखें, लेकिन अगर आप पीक लिखते हैं तो पीक के लिए मैंने वैल्यू निकाला था E नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ B नॉट स्क्वायर बाय म्यू ऑफ नॉट। ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, ये दोनों UB और UE हमने निकाले थे। 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर होता है, लेकिन क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इन दोनों का सम टोटल कितना होना चाहिए, नेट एवरेज एनर्जी डेंसिटी के बराबर ही होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो यू विल गेट एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। तो ये भी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ही बता रहा है, लेकिन इस वक्त ये टोटल किसकी फॉर्म में हो गई, ट्वाइस ऑफ UE के बराबर हो गई है ये। अगर मुझे यही एनर्जी डेंसिटी बतानी है, एवरेज एनर्जी बतानी है, कैपिटल U से रिप्रेजेंट कर देते हैं,
तो मैं इसे बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट की टर्म्स में भी, यानी ट्वाइस ऑफ यू बी की टर्म्स में भी बता सकते हैं हम इसको। तो ये मैंने हाफ की। अगर आप ई नॉट की टर्म्स में नहीं लिखना चाहते, आरएमएस में लिखना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी बुक्स में आपको नहीं दे रखा हो, तो देन ओनली यू आर लेफ्ट विद ई आर एम एस स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बी आर एम एस स्क्वायर बाई म्यू नॉट। सो तीनों ही एक्सप्रेशंस हैं। ये भी फॉर्मूले कभी यूज़ हो सकते हैं पेपर के अंदर, कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए, ये भी यूज़ हो सकता है। एंड ये तो हमें पता ही है कि दोनों का सम टोटल मिलकर आपकी टोटल एवरेज एनर्जी बनाते हैं। लेकिन पीक की फॉर्म में इस तरह से आएगी, आरएमएस की फॉर्म में इस तरह से आएगी। अब देख लेते हैं इंटेंसिटी। So we can define energy cross per unit area per unit time in direction perpendicular to the direction of the propagation and is called the intensity of wave। यानी आप intensity of wave को, मैं यहाँ डिफाइन कर रही हूँ, intensity of wave को हम डिफाइन कर सकते हैं energy divided by area into time। सो हम एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम लिख सकते हैं। एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हो यू से, जो अभी हमने निकाली थी, और एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए, यानी एवरेज एनर्जी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन अब ये किस वॉल्यूम की बात हो रही है, तो अगर मान लीजिए मैं एक ये सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेती हूँ, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस हो गया, किस स्पीड से जा रहे हो, वेलोसिटी c से, और कितने टाइम इंटरवल में कवर किया, डेल्टा t। और इसका क्रॉस सेक्शन, अगर आपको रेडियस मालूम है तो इसका पूरा एरिया आप निकाल सकते हो, दैट इज़ a। तो एरिया इनटू दिस डिस्टेंस विल गिव यू द वॉल्यूम। तो यहाँ u क्या है, u तो एनर्जी डेंसिटी है, वॉल्यूम कैसे निकला, ये डिस्टेंस यानी c डेल्टा t इंटू द क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने निकाला a। यहाँ मुझे एरिया a भी चाहिए और टाइम इंटरवल भी चाहिए डेल्टा टी, तो यानी डेफिनेशन के हिसाब से हमने ये पुट कर दिया। बट यू तो हमारे पास ये पूरा इक्वेशन आ रहा है, इसको मैंने इस फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा टी को इस यू के नीचे ले जाएं और एरिया को भी इसके नीचे ले जाएं, तो हमारे पास ये इंटेंसिटी बच जाएगी सिर्फ यू एंड सी के इक्वल। लेकिन यू तो एज इट इज़ अभी हमने डराइव किया था, जिसको हम कह रहे थे कि अगर आप ई एम वेव की बात करते हो तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के बराबर होता है, और सी तो आप एज इट इज़ रखिए। तो दिस इज़ योर फाइनल फार्मूला फॉर द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या है, हाफ ऑफ सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, दिस इज़ योर एवरेज इंटेंसिटी। ये सबसे पहली जो मैंने शीट दिखाई थी उसमें यही फॉर्मूला ड्राइव करने की बात कर रहे थे हम। दिस इज़ द फॉर्मूला जो हम डिराइव करने की बात कर रहे थे, और यही फॉर्मूला हमने फाइनली यहाँ एनर्जी डेंसिटी के लिए निकाल दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे कुछ और टॉपिक्स एंड ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, मोमेंटम निकालने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।